वो भी एक सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पर भरी हुई ट्रे थामे वो सहज सहज कदम उठाती लॉन में ढकी चेयर्स की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जिन पर विराजमान अजहर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया और माफिया से बेखबर न जाने किन बातों में उलझे थे। इन दोनों ने ही इसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो उस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका कासनी दुपट्टा शाने से सरक कर घुटने पर रखे उनके हाथ पर आ पड़ा। उसने एक हाथ से दुपट्टा कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में बड़ा सा कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम ही अपने सामने फैला लिया। वो सुन सी हो गई। ये हो ही नहीं सकता था कि अजहर फारूकी ने उसे अपनी तरफ कब बढ़ाते ना देखा हो। नूरुल हुदा को भी उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो खुद को बोलने से रोक ना पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अजहर फारूकी ने जरा सा अखबार का कोना नीचे करते हुए सरसरी अंदाज में कहा, टेबल पर रख दो ना बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप उनके सामने रखा और उसी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नजरअंदाज किए जाने पर उसकी कैफियत इतनी ही शदीद हो जाया करती थी। नूरुल हुदा उसकी उस कदर हसासियत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते थे। उसे उस प्रांत से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर उसके सामने किया और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या शाम की चाय पीना भी छोड़ दिया है? उसने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए उनके हाथ से कप लेकर घूंट घूंट पीने लगी। घर में बेकार बैठकर क्या करूंगी, तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता था उसकी हद से बढ़ी हुई हसासियत की वजह तन्हाई है। हालांकि घर में बाबा जान और खुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियत की वजह से उसे ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे थे। और बाबा जान गो के रिटायर्ड थे, मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से इसकी तन्हाई खत्म हो जाएगी और फिर शायद उसकी जज्बातियत भी खत्म हो जाए। मगर उसने फौरन ही उनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया। बीए कर लिया है, काफी है। मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोकर बोले। बस कुछ समझ नहीं आया तो उसने कंधे उचका दिए। बस क्या? वो कभी कभार ही बड़े तन का रोब झाड़ते थे और जब ऐसा करते बड़े आराम से मरूब हो जाती, जैसे अभी हो गई थी। वो उसी लहजे में बोले, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म ले आऊंगा, तुम बस फिल कर देना। मगर हादी भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो मिनमिनाई। क्यों? उनका अंदाज नुहूस वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज था। नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है, बताओ? वो उसी भुलपन से खुश में बोली। फिर उनके जवाब का इंतजार किए बगैर शुरू हो गई। उसने सर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखा और कहा, मुझे आसमान को देखना अच्छा लगता है। उसमें उल्टे बादल और परिंदों की चहकार, सूरज की किरणें और चांद चांदनी, फूल तितली खुशबू, सहरा में बहती हुई की आवाज, समंदर की लहरें, सर्दियों का मौसम। बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी। फिर उन्हें देखकर बोली, हादी भाई, मुझे जिंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़े, मगर एकदम से चुप होकर सोचने लगे थे। फिर उसने कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबाजान के कदमों में बैठ गई, जो लाताल्लुक से अखबार में गुम थे। उन्हें मुतवज्जो करने के लिए उसने अपना हाथ अजहर फारूकी के घुटने पर रख दिया। उन्होंने अखबार हटाकर उसे देखा। बाबा जान, आर्ट कौंसल में नो अमूज मुसविरों की पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम दिया था और पता है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है, आप आएंगे ना? जोश में बोलते आखिर उसमें उसका लहजा मन्नत भरा हो गया। तुम जानती हो कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मुझे जाना पसंद नहीं। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था। उसी से हौसला पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर तो जा सकते हैं बाबा जान, ये मेरी पहली एग्ज़िबिशन है और इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं, इस बार मैंने स्टिल लाइफ और लैंड स्पीकिंग के अलावा सी स्पीक्स भी बनाए हैं और कैलीग्राफी तो मैंने पहली बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कैनवास बना लिए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मंसूद है तो आज ही एक नशिस्त तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं, लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊंगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी पुरहुजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबाजान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाते कि हम ही भर लेते? नूरुल हुदा ने ताज्जुब से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थी। तुम्हें फिर भी उसकी पलकों पर लरसते आंसू नूरुल हुदा को साफ नजर आए थे। नूरुल हुदा बेचैन होकर उठा और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कुछ कहना ये चाहते थे कि उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रुख फेरे अंदाज की तरफ बढ़ गई। जो तो समेत बेड पर चित लेटे नूरुल हुदा को अपनी कनपटियों पर नमी का एहसास हुआ था। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसुओं को साफ करके अपनी हाथ अपनी आंखों के सामने किया और पूरों पर ठहरी नमी को देखने लगी। जो आज तुम यहाँ होती तो देखती कि जो आंसू तुम्हारी इन आंखों से न बह सके वो 27 सालों से मेरा चेहरा भिगो रहे हैं।
बेसबब तो नहीं यादें तेरी, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा, ज़ब्त का हौसला बढ़ा लेना, आंसुओं को कहीं छुपा लेना, कांपती डूबती सदाओं को चुप की चादर से ढांप कर रखना, बेसबब भी कभी हंसना, जब हो बात कोई तल्ख की, मौज़ूए गुफ्तगू बदल देना, बेसबब तो नहीं यादें तेरी, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थके थके से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पोर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर अजहर फारूकी चंद लम्हों बाद अपने पोतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की जरूरत क्यों होती है? फ्रंट डोर खोलकर बैठे अजहर फारूकी को देखकर उन्होंने सोचा। हाथ में बुके पकड़े तानिया ने अस्पताल के इंफॉर्मेशन काउंटर पर शायान के फादर का नाम बताकर उनका रूम नंबर पूछा। रूम नंबर 5। दुबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके उसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फाइजा आती दिखाई दी। पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर। फाइजा ने जवाब देकर पूछा, मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहकर तुम तो गायब ही हो गई। एक जरूरी काम याद आ गया था, उसने कहा। फाइजा घर जाने का इरादा तर्क करके उसके साथ ही चलते हुए रूम में आई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानिया ने शायान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नजरअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज पर बुके रखकर उसने हल्की आवाज में पूछा, उनकी तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है। अपने पीछे से शायान की भारी आवाज सुनकर वो संभल कर पलटी। कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम फिर कसदर मुस्कुराई। सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तभी उसकी नजर सोफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। उसने फौरन उन्हें सलाम किया और फायजा की तरफ देखने लगी, उनका तारुफ करवाएगी। खुद से वो समझ नहीं सकी थी कि वो शायान की मदर है या कोई रिश्तेदार। ऐसे ही सवाल तानिया ने उनके लिए आंखों में देखा था। फायजा ने दानिस्ता उन सवालों से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलते हैं। यहाँ हमारी आवाज से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शायान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फायजा के साथ ही बेंच पर बैठ गई और शायान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने उसे देखा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने उसका हुलिया रफ सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। सेब बड़ी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में इसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो। आखिर उसने बात शुरू की। अबू मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उनकी तकलीफ नहीं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे, तानिया ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने को बोला। कुछ खास नहीं। तो करो ना, और कितना इंतजार करवाओगी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया है। कैरियर के पीछे ही पड़ गई हो, वरना मेरा ख्याल था एमबीए की डिग्रियां मिलते ही तुम दोनों डोली में बैठ जाओगी। जानबूझकर उसने ये टॉपिक शुरू किया है। उस ख्याल से तानिया को उस पर गुस्सा आने लगा। फायजा भी कुछ चिढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। तुम कितना अरमान है उन्हें तुम्हारे सर पर सहरा देखने का। यूं भी उम्र में तुम हम दोनों से 3 साल बड़े हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं उसकी शादी तक इंतजार नहीं करने वाली। मतलब? फायजा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ। वो गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोल गई। जबरदस्त। शायान की आवाज पर उसने उसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तानिया के दिल में थी भी तो वो उस वक्त खत्म हो गई। शायान के चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द। वो जज्बज होकर बोली। शादी में बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स, और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो ही कैसे सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। तो शायान बस उसे देख कर रह गया। फिर वो फौरन ही उठ गई। अच्छा फायजा, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं शाम को फोन करूंगी। बाय। वो कहकर शायान की तरफ देखे बगैर तेजी से चलती लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शायान को रेड डोर के बीचों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाता देख रहा था। फायजा उठकर उसके पास आकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शायान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। इसकी आवाज में तपिश महसूस करके शायान ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, मोहब्बत करता हूँ इसलिए तो। फिर होंठ काट कर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमजोर शख्स पर तरस ही आ सकता है। बोलकर वो लुक्की और एक झटके से आगे बढ़ गई और शायान शिकस्त सा अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया। इंटरेस्ट से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों को सुना। वही रुक गई। अंदर नदीम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर से आती आवाज़ों से उसका अंदाज़ा लगाया कि रूसा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी, मगर वो इस वक्त किसी की मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और लाउंज की सीढ़ियाँ ठीक ड्राइंग रूम के सामने से थी, और यही सीढ़ियाँ उस जीने के तक जाती थी जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो खुले दरवाजे से उसे देखा जा सकता था। तानिया ने कुछ सोच कर दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई।
लॉन का चक्कर काट कर वो कसरे फारूकी के पीछे ले हिस्से की तरफ निकल आई। अब इसके सामने सयाह अमनूस का बेहद लंबा और काफी चौड़ा मनकश दरवाजा था, मगर उस दरवाजे के दोनों पटून को पकड़ कर धकेलते हुए तानिया को कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। दरवाजा खुलते ही तानिया पर जैसे तलस्म हो शरबा का कोई बाब खुला था। कम से कम तानिया को ये जगह किसी जादू नगरी की तरह ही लगा करती थी। कसरे फारूकी का ये पोर्शन बाकी घर से अलग थलग था और तकरीबन ना इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने एक कदम उठाया और वसी हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाईं तरफ का दरवाजा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे से लाउंज था। दूसरा दाएं जानिब का दरवाजा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और उससे आगे लाउंज था। लाउंज में बाएं जानिब अजरफ फारूकी का कमरा और उसके साथ ही लाइब्रेरी से मुल्हिक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रहायशी कमरा था और दाएं जानिब से ही सीढ़ियां ऊपर के कारवेट तक जाती थी, जहां दोनों जानिब कमरों की कितारें थीं। यानी अगर कोई हाल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरे कसरे फारूकी का चक्कर काटकर वापस यहीं आ पहुंचता। इस पोर्शन की यह अनोखी खसूसियत थी कि वो बैक वक्त घर के हर हिस्से से जुड़ा हुआ था और पूरे घर से अलग भी था। हाल के दाखिली दरवाजे के सामने दुबेज कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आराम वो फर्नीचर उसे निशस्त गाह का रूप दे रहा था। दाईं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था, जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज के साथ दो कुर्सियां थी, जबकि हाल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स अवेजा थी और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियां थी, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर घूमने वाले डायरेक्ट के साथ पुरानी तरह का फोन रखा था, मगर उस फोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाजा था, जिसके दोनों पटों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। तानिया ने हमेशा यही सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकनी इमारत के सामने की तरफ से जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकनी की मौजूदगी काफी हैरान कुन थी, जबकि बालकनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चाइमिन्स लटक रहे थे, जिनका मधुर संगीत चांदनी रात में महबूब कर दिया करता था। और इजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बालकनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग गैलरी की खूबसूरती बेल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को उन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार उसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी इस कमरे में नहीं गए। इस हाल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने की रेलिंग, हद तो यह है कि तमाम फर्नीचर भी मंकश अबनूस लकड़ी का था। यूं तो सारा कसरे फारूकी ही सफेद संगमरमर से बना था, मगर स्याह और सफेद का ये पुरकशिश इम्तिजाज घर के किसी और हिस्से में नजर नहीं आता था। ऐसे लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनवाइश तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हाल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाएं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर उसे यूं लगा जैसे एक अहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले उसने ड्राइंग रूम से आती आवाज पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ थे। तानिया इत्मीनान से अजहर फारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली थी कि किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं हैं। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो ड्राइंग रूम में चाय पीकर जाता उसे देखकर रुक गया था। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। जमीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उसे आवाज देकर रोक लिया। बहादुर जी तानिया बीबी, वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में हूँ। ठीक है जी, वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो वो यूं ही खड़ी रही जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर उसने हैंड बैग बेड पर डाला और खुद भी जूते उतार कर आराम के लिए लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ नहीं था, वो यूं ही उस तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर किसी 19-20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। कुशादा पेशानी पर तीखे अबरू कमान की तरह काटदार थे। बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गुलाफी आंखें, जिन पर खामदार पलकों की घनी झालर थी। सतवा नाक, गाल सुर्ख की माइल भरे भरे थे। होंठ गुदाज और थोड़ी कदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत गंदमी थी, जिसकी अतराफ में शहद जैसे रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों के अवीजे लटक रहे थे और कंधों पर पड़ा सफेद दुपट्टा भी नजर आ रहा था। वो जो भी थी बिलाशुबह हसीन थी, मगर हुस्न भी तो दो तरह का होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चुंधिया जाती हैं, क्योंकि कुछ और नजर ही नहीं आता। फिर जब वो आंखों से ओझल हो जाती हैं तो जहन यूं हड़बड़ा कर जागता है जैसे नींद से जागा हो। फिर जितनी बार उन्हें देखा जाए अपनी कशिश खोते जाते हैं।
البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چنجیاتے نہیں باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور کو کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکے کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی محویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل محو ہو چکی تھی، مگر اس محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے ان کے جواب جان پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بات جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں ساری لا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لایعنی آوازیں نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تھپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ کچھ دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو اس کا ذکر شجر ممنوع ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کے جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ لڑکی اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوف سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی نظر دادا جان کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں مگر دادا جان نے ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے متمول اور بااثر زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی اراضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ مرحومہ نے وہ 2 اولادیں چھوڑی تھی اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے زمیندار تھے اور واجبی سی تعلیم کے بعد وہ زمینداری کے کاموں میں جت گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندار تھا مگر انہیں اپنے آبائی پیشے سے کوئی خاص شغف نہیں تھا، اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو تو بیٹے کا شوق تھا اور ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کالج میں پہنچے انہوں نے کراچی میں وسیع رقبے پر حویلی تعمیر کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرسکون عمارت تھی جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز و سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کے تزئین و آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف ابنوس کی لکڑی کا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد عربی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی جائیں، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر مظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرما برداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ مظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھی، البتہ چھوٹی بہو فریار کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی مظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائی الہی سے وفات پا گئے۔
दुख कितना ही बड़ा हो, जिंदगी नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी जिंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजहर फारूकी के नसीब में एक दुख और लिखा था। अजहर फारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे और उनका पड़ाव कभी एक से दूसरे शहर होता। मगर फरियाल को भी गांव का माहौल पसंद नहीं था और अजहर फारूकी की गैर मौजूदगी में उनका हवेली में रहना ऐसे ज़रूरी भी नहीं था कि इसलिए वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही कसरे फारूकी शिफ्ट हो गई। लेकिन उनका अपने ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती तो कभी उनके जेठ और जिठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे कयाम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ जबरदस्त तसादुम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अजहर फारूकी जाए हादसे पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम छोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का उनका बेटा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। भाभी भाई की तदवीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीबी ने रखते सफर बांधा तो उसके नन्हे से बच्चे को भी कराची साथ ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से इस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो उनकी जिंदगी का मरकज बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मनतों और दुआओं को समर बनकर पैदा होने वाली मलीहा फारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम ना कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फारूकी हसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया। मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलिया की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर इसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रही और 11 साल की बीमारी के बाद वो खाली के हकीकी सजा मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर फिर वो लंदन सुधार गए, मगर मलिया की जिंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, शायद मलिया की तन्हाई के ख्याल से, मगर और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक़्त गुज़ारते हैं या अपने पुराने दोस्त मुल्क नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी मलिया फारूकी की रूटीन भी बस यूँ ही सी है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया और मेरा सारा वक़्त घरदारी या पेंटिंग में गुज़रता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक़्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबूजान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ़ इतनी है कि मैं उस तन्हाई से कुछ देर को पीछे छुड़ा सकूँ, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बौखला देती है। मगर अब शायद शदीद तन्हाई का एहसास कम हो जाए। पढ़ाई खत्म करके नूरुल हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सीधी हो बैठी। फिर उसने इस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। ये शायद उसके लिए इंकशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो भी छुपाई क्यों गई? भला इस बात के पता चल जाने में क्या हर्ज है? अजहर फारूकी अगर नूरुल हुदा के चचा भी थे तो तानिया के बहरहाल दादा ही थे। फिर उसने सोचा, जब तक वो सब कुछ जान नहीं लेती इस बात तक खुद को महदूद रखेगी। इसी वक्त दस्तक की आवाज पर तानिया उछल गई और उसने जल्द डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाजा खुला है। उसकी आवाज पर मुलाजमा ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। पापा आ गए हैं? उसने पूछा। नहीं, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलिया फारूकी आप ही हैं, और अगर आप मलिया हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊँ, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूँगी और उससे जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी ही हरकत पर हँसती कमरे से बाहर आ गई। उसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चलने वाले ही लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने लाइट ऑन की और दरवाज़ा लॉक करके दराज में से डायरी निकालकर बेड पर चढ़कर बैठ गई।